कि जो डीएनए को जेनेटिक मटेरियल क्यों कहते हैं। तो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक टॉपिक होगा सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। समझो, ध्यान से सीखना। पहले देखो, इससे पहले आपने एक चैप्टर पढ़ा था मेंडल वाला। मेंडल का मानना था कि हमारे अंदर जो भी कैरेक्टर है, हमारे अंदर जो भी कैरेक्टर, जो भी हमारा फिनोटाइप है, नाक कैसा है, कान कैसा है, ठीक है, बाल कैसे है, स्किन का कलर कैसा है, मेंडल इसे कहते थे फिनोटाइप। फिनोटाइप, ठीक है। तो हर फिनोटाइप को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्पेशल फैक्टर होंगे, मेंडल उसे फैक्टर कहते थे। लेकिन ये फैक्टर क्या था किसी को नहीं मालूम। हम लोग बाद में इसे जीन कह दिया ना। जीन क्या है? वो डीएनए का पार्ट है। लेकिन जब मेंडल इस पे काम कर रहे थे तो मेंडल को मालूम ही नहीं था ये फैक्टर आखिर किस केमिकल से बना है। प्रोटीन से बना है, वो लिपिड से बना है, कार्बोहाइड्रेट से बना है, वो किसी से बना है किसी को नहीं मालूम ना। लेकिन ये फैक्टर बड़ा कमाल का चीज था भाई। वो आपके अंदर के फिनोटाइप को कंट्रोल करता था। इसी फैक्टर को हम लोग कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल जो कि आप समझिए ये आपका सेल का ब्रेन है। ये सेल है ना, सेल का जो ब्रेन है ये सेल है। सेल के कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक केमिकल होगा, इसी को जेनेटिक मटेरियल कहेंगे, जो सेल को अपने कंट्रोल में रखेगा। लेकिन ये किस चीज से बना है किसी को नहीं मालूम। मेंडल इसे फैक्टर कहते थे। ये आखिर कुछ केमिकल से तो बना होगा। सर किस केमिकल से बना है किसी को नहीं मालूम। सर ये प्रोटीन से बना होगा, नहीं कह सकता बच्चा मैं। सर ये जेनेटिक मटेरियल किस चीज से बना है, नहीं मालूम मुझे। प्रोटीन से बना है, नहीं मालूम। सर डीएनए से बना है, आज हम लोग जानते हैं कि ये डीएनए से बना है, उस टाइम थोड़ी ना मालूम था। हमें यही तो प्रूफ करना है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो बच्चा डीएनए से बना है। हमें तो मालूम ही नहीं था, हमें सर्च करना है, ढूंढना है। तो आज से आप 100 ईयर, 100 साल पहले की कहानी सोचो। उस टाइम मालूम नहीं था कि हमारे अंदर के कैरेक्टर को, फिनोटाइप को कौन कंट्रोल करके रखता है। कौन, वो किस केमिकल से बना है। प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट किस चीज से बना है। हाँ, किस चीज से बना है किसी को नहीं मालूम। तो हमें ढूंढना है, कॉपी करना है सर और जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल आपके कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, तो आप पता करोगे ना। हाँ, आपके पूरे कंट्री को कोई कंट्रोल कर रहा है, तो कौन कर रहा है भाई? तो आप बोलते हो प्राइम मिनिस्टर कर रहा है। लेकिन अगर पता ही नहीं, कोई ऐसा अदृश्य हो, पता नहीं है कि कौन रियल में कंट्रोल करना है, तब तो आप ढूंढने की कोशिश करोगे। इसलिए इस टॉपिक का नाम दिया गया सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। हमें सर्च करना है, ढूंढना है। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, शॉर्ट फॉर्म में जीएम लिख सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। सर कैसे होगा, कैसे ढूंढे सर? ठीक है, तो देखो ये एक्सीडेंटल है, यानी कि साइंटिस्ट करना कुछ और चाहते थे, उन्हें एक्सपेरिमेंट में कुछ और मिल गया। साइंटिस्ट जो रिसर्च करना चाहते थे किसी और काम पे करना चाहते थे, क्योंकि आज से 100 साल पहले, आज 2020 है, आज से 100 साल पहले 1920s के आसपास ना, यूरोप में बच्चा लोग एक बीमारी फैला था। इसलिए लोग बोलते भी ना कि हर 100 साल के बाद में महामारी आता है। आज जैसे कि आप देखते हो कि कोरोना वायरस की बीमारी पूरे दुनिया में फैला है, इसे 100 साल पहले भी एक बीमारी था ना, 1920s के आसपास में। वो बीमारी का नाम था निमोनिया। इसका नाम था निमोनिया। आज हम लोग डरते नहीं, क्योंकि निमोनिया का हमारे पास वैक्सीन बन गया, दवा बन गई, सब कुछ अवेलेबल है, तो आज डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन 100 साल पहले इससे प्रॉब्लम तो होता था, नया नया बीमारी था। तो नया बीमारी है तो साइंटिस्ट उस पर रिसर्च करना चाहते हैं। तो साइंटिस्ट का नाम था यहां पास ग्रिफिथ। यूरोप में जो ब्रिटेन की ब्रिटिश साइंटिस्ट है, ब्रिटिश साइंटिस्ट है जिनका नाम था ग्रिफिथ। ग्रिफिथ चाहते हैं कि इस बीमारी के अगेंस्ट में हम लोग कुछ वैक्सीन बनाए। ग्रिफिथ चाहते हैं कि वो बीमारी जो फैला है उसको कैसे कंट्रोल करें। जैसे अभी
आज कोरोना वायरस है तो कैसे कंट्रोल करोगे? हमारे पास कोई दवा नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, तो साइंटिस्ट क्या कर रहा है पिछले 1 सालों से, किस पे काम कर रहा है? वैक्सीन। तो इतना आसान नहीं होता है वैक्सीन बनाना। तो उसी टाइम ग्रिफिथ चाहते हैं कि हम निमोनिया के अगेंस्ट भी कुछ वैक्सीन बनाएं, और वैक्सीन बनाने के लिए आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो ग्रिफिथ का मोटो था वैक्सीन डेवलप करना। वो चाहते थे कुछ एक्सपेरिमेंट करे और वैक्सीन का फॉर्मेशन करे। इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्हें कुछ न्यू इनोवेटिव, इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्हें कुछ नया चीज दिख गया जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से। इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्हें बहुत एक नया चीज दिख गया रिसर्च के दौरान, जिसे हम लोग कहेंगे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ना, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और इस पूरे प्रोसेस को ना हम लोग कहने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपके एनसीईआरटी में एक टॉपिक गिवन है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है ट्रांसफर करने से चेंजेस आना। तो आपके एनसीईआरटी में एक टॉपिक गिवन होगा ट्रांसफॉर्मेशन। देखते ये क्या होता है, तो ध्यान से सुनना। काम किसने किया था? ग्रिफिथ ने। उनका मोटो क्या था? वैक्सीन डेवलप करना। वैक्सीन तो बना नहीं, वैक्सीन के जगह पे कुछ और नया रिजल्ट, प्रिंसिपल ट्रांसलेशन, कुछ वर्ड आ जाएंगे। तो देखते सर ये था क्या? चलो फटाफट देखते, सीखते इस चीज को। तो ध्यान से देखो, बहुत ही आसान सा है। मैंने क्या बोला? उस टाइम एक बीमारी थी जिसका बीमारी का नाम था निमोनिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस बीमारी का नाम क्या था सर? आंसर इज द निमोनिया। न्यूमोनिया आज भी होता है बच्चों में, आज भी दिखता है निमोनिया। कोई नया बीमारी नहीं है या अननोन नहीं है, अब सभी को मालूम है निमोनिया होता है। सर निमोनिया कौन कॉज करेगा? तो निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया होगा जिसे आप कई सारे नाम से जानते हो, कई सारे नाम से आप जानेंगे ना, जिससे हम सिंपल फॉर्म में न्यूमोकोकस कह सकते हैं। निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं न्यूमोकोकस, क्योंकि वो स्फेरिकल शेप का होगा इसलिए न्यूमोकोकस कहेंगे। इसी का नाम आपके बुक में मिल सकता है बेटा, डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी, या कुछ बुक्स में एक और नाम मिल सकता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। सर ये कोकस वर्ड क्या होता है? बहुत ही आसान है। कोकस का मतलब है कि बैक्टीरिया का अगर शेप स्फेरिकल हो, अगर बैक्टीरिया का शेप स्फेरिकल हो ना, तो इसे हम लोग कहेंगे कोकस। और ऐसे से 2 स्फेरिकल होंगे तो इसे कहेंगे डिप्लोकोकस। देख लीजिए 2 स्फेरिकल शेप वाले बैक्टीरिया है डिप्लोकोकस। और स्ट्रेप्टोकोकस सर देखिए 2 से ज्यादा चेन के फॉर्म में आ गए, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया। तो कोकस मतलब स्फेरिकल शेप, याद करो। रॉड शेप होगा तो बैसिलस कहते हैं। बैक्टीरिया का मेनली जो शेप होता है वो रॉड शेप का ही होता है, बैसिलस। लेकिन कुछ बैक्टीरिया स्फेरिकल होते हैं जिसे कोकस कहते हैं। ये क्लास 11th में आपने पढ़ा भी था, बोले ठीक है सर। तो यानी कि ये बैक्टीरिया सर डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस शेप का होगा, बोले हाँ ठीक है सर। ये न्यूमोकोकस जो एक बैक्टीरिया है ना, इस बैक्टीरिया के 2 फॉर्म होंगे, इसे स्ट्रेन कहते हैं। बोले सर स्ट्रेन क्या होता है, फिर से बता दो। जैसे कि मैंगो एक प्लांट है, वो एक मैंगो फेरा इंडिका आप कहते हो। तो मैंगो एक स्पीसीज है और मैंगो के अंदर बहुत सारी वैरायटी होती है, यानी एक स्पीसीज के अंदर में कई तरह के वैरायटी, प्लांट में उस स्पीसीज के कई सारे फॉर्म वैरायटी कहलाता है ना। आम की वैरायटी, केला की वैरायटी बोल देते हैं। अगर एनिमल हो, उस स्पीसीज के अंदर कई सारे टाइप्स हो, उसे सब स्पीसीज कहेंगे। स्पीसीज के अंदर में कई सारे फॉर्म, सब स्पीसीज। लेकिन जो माइक्रोब्स होते हैं उनके अंदर में हम लोग स्ट्रेन वर्ड यूज करते हैं।
तो ये बहुत आपको कॉमन वर्ड आएगा। इकोलाई का स्ट्रेन ले लिया, न्यूमोकोकस का स्ट्रेन ले लिया, यानी न्यूमोकोकस जो बैक्टीरिया है उसके डिफरेंट फॉर्म, उस स्पीसीज के डिफरेंट फॉर्म, इट इज कॉल्ड द स्ट्रेन। तो न्यूमोकोकस के 2 स्ट्रेन थे, एक का नाम था आर स्ट्रेन, याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है आर स्ट्रेन, और एक का नाम था एस स्ट्रेन। तो कितने स्ट्रेन थे? आपका आंसर होगा 2 स्ट्रेन थे, आर स्ट्रेन एंड द एस स्ट्रेन। बोले ठीक है, 2 तरह के स्ट्रेन थे। सर एस का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है? सीखिए सीखिए ध्यान से। अगर आप इस बैक्टीरिया को अगर आप कल्चर प्लेट पे डाल दीजिए, यानी ऐसे जगह जहां बैक्टीरिया ग्रो करना पसंद करता है, इसे हम लोग कहते हैं प्लेट, जिसमें कुछ केमिकल होते हैं, खाने पीने की चीजें होती है। इस केमिकल को, इस प्लेट को अगार कहते हैं, उस मीडियम को अगार कहते हैं, उसमें खाना पीना होता है, बैक्टीरिया आराम से रहता है ना। तो जब आप इस प्लेट पे बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे तो बैक्टीरिया कॉलोनी बनाएगी, और ये कॉलोनी रफ दिखेगा, ये कॉलोनी खुरदरा रफ दिखेगा, इसलिए इसका नाम पड़ा आर स्ट्रेन, इसका नाम पड़ा आर स्ट्रेन। लेकिन अगर आप एस स्ट्रेन नाम के बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे तो ये जो कॉलोनी बनाएगा ये बेटा स्मूथ दिखेगा, ये स्मूथ दिखेगा, शाइनी दिखेगा, स्मूथ और शाइनी दिखेगा, इसलिए नाम है एस स्ट्रेन। स्मूथ और शाइनी दिखेगा, एस स्ट्रेन। सर क्यों? दोनों तो एक तरह के। समझिए, जो आर स्ट्रेन है वो डिप्लोकोकस वाला, देखिए ध्यान से, और जो एस स्ट्रेन है ये देखिए ध्यान से। जो एस स्ट्रेन है उसके सेल वॉल के बाहर, जो एस स्ट्रेन है उसके सेल वॉल के बाहर एक पॉलीसेकेराइड का कवरिंग है। पॉलीसेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड का कवरिंग, इसलिए सेल वॉल के बाहर एक पॉलीसेकेराइड का कवरिंग है, इसलिए वो स्मूथ दिखेगा, वो शाइनी दिखेगा। जबकि आर स्ट्रेन में ऐसा कोई पॉलीसेकेराइड का कवरिंग नहीं होगा। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए डिफरेंस बताइए सर आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन में डिफरेंस, आपका सिंपल आंसर होगा जो एस स्ट्रेन है उसके बाहर में जो कवरिंग होगा, उस कवरिंग में पॉलीसेकेराइड का कवरिंग होगा, इसलिए वो स्मूथ और शाइनी दिखेगा। दोनों में डिफरेंस बेटा एकदम क्लियर है। सेल वॉल के बाहर में एक्स्ट्रा कवरिंग होगा जिसे आप पॉलीसेकेराइड का कवरिंग कहेंगे, तो वो हो गया एस, ठीक है, शाइनी, स्मूथ, ठीक है, और जिसमें नहीं है वो आर स्ट्रेन होगा। बोले सर इससे फायदा, ध्यान से सुनिएगा, अगर इस आर स्ट्रेन नाम के, ठीक है, इस आर स्ट्रेन नाम के, ठीक है, बैक्टीरिया को अगर आप चूहे में इंजेक्ट कीजिएगा, माइस में इंजेक्ट कीजिएगा, तो माइस का इम्यून सिस्टम इसे आसानी से पहचान लेगा। आर स्ट्रेन को अगर आप चूहे में डालिएगा तो चूहा का इम्यून सिस्टम उसे आसानी से पहचान लेगा, उस पर अटैक करेगा, उसे मार देगा। अगर बैक्टीरिया ही मर गया तो डिजीज नहीं होगा, तो माइस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए आर स्ट्रेन का इफेक्ट उस चूहे पे कुछ भी नहीं होता, चूहा नहीं मरता। इसलिए आर स्ट्रेन को याद कर लीजिए, इट इज अ नॉन पैथोजेनिक, ये डिजीज कॉज नहीं करेगा, नॉन पैथोजेनिक, इसमें डिजीज कॉज करने की एबिलिटी नहीं है। इसी को आप कह सकते हो नॉन वायरुलेट, नॉन वायरुलेट, ये एनसीईआरटी का वर्ड है। आर कैसा है वापस से सीख लो, जिसमें डिजीज कॉज करने की कैपेसिटी नहीं। क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम पहचान लेगा, उस बैक्टीरिया को किल करेगा, उस पर अटैक करेगा। लेकिन जब आप इस स्ट्रेन को चूहे के अंदर में, माइस के अंदर डालिएगा, तो ये एक्स्ट्रा कवरिंग क्या है? पॉलीसेकेराइड का। उसके बाहर में कवरिंग क्या है? पॉलीसेकेराइड वाला, जिसके चलते उसका इम्यून सिस्टम उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। हार्ड कवरिंग बना लिया, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लिया मान लो, तो ये हार्ड कवरिंग बनाया है, तो चूहे का इम्यून सिस्टम उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, तो ये बैक्टीरिया ग्रो करेगा, टॉक्सिन रिलीज करेगा, टॉक्सिन के चलते चूहे का डेथ हो जाएगा। इसलिए इसे हम लोग इस स्ट्रेन को कहते हैं पैथोजेनिक। ये डिजीज कॉज करने की ताकत रखता है, ये चूहे पे अटैक करेगा, चूहे को डिजीज कॉज करेगा। पैथोजेनिक, पैथोजेनिक मतलब डिजीज
कॉज करने की एबिलिटी है, इसी को एनसीईआरटी आपकी कहेगी वायरुलेट। वायरुलेट जिसमें डिजीज कॉज करने की एबिलिटी हो उसी को वायरुलेंट या पैथोजेनिक कहते हैं। और जिसमें एबिलिटी नहीं है, आपने डाला, आप अपने सपोज कर लो आप पे मैंने बहुत सारे बैक्टीरिया आरस्टेन डाले, आप आरस्टेन को मार देते हो, आपका इम्यून सिस्टम तगड़ा है, मजबूत है, मार दिया तो आपको डिजीज नहीं होगा, तो नॉन पैथोजेनिक हो गया बैक्टीरिया। लेकिन अगर वो पॉलीसेक्राइड वाला है, एक्स्ट्रा कवरिंग लिए हुआ है, इस स्ट्रेन है, तो उसे आपका इम्यून सिस्टम पहचानेगा ही नहीं, तो उस पर अटैक ही नहीं करेगा। अगर अटैक नहीं करेगा तो बैक्टीरिया ग्रो करेगा, टॉक्सिन रिलीज करेगा, इस टॉक्सिन से निमोनिया होगा, निमोनिया से डेथ हो जाएगा। इसलिए इसे मैंने कहा पैथोजेनिक और वायरुलेंट। आ गया समझ में? मेरे में से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक बहुत ही आसान से। कभी कभी नीट के क्वेश्चन में थोड़ा और डिफिकल्ट वर्ड यूज करते। इस आर स्ट्रेन के कई सारे टाइप है, ये स्ट्रेन के कई सारे टाइप है, R1, R2, R3। तो ग्रिफिथ ने R2 नाम के टाइप पे इस पे वर्कआउट किया था, याद रखना। कभी थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो ये ज्यादा से ज्यादा पूछ सकता है आर स्ट्रेन का कौन सा टाइप यूज किया। अब बोलेगा R2 टाइप, ना टाइप नंबर 2 यूज किया, और इस स्ट्रेन में उन्होंने S3 टाइप 3 को यूज किया। बस, इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है, टाइप कौन सा है, इस स्ट्रेन के भी फर्दर कुछ टाइप होगा, S1, S2, S3। उन्होंने S3 पे काम किया और आर स्ट्रेन का टाइप 2 पे काम किया। तो यहां तक मेरे में से सभी को एकदम क्लियरिटी है। दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है, आर और एस में डिफरेंस किस चीज का है, बस बोलिएगा बुलेट प्रूफ जैकेट का। एक ने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना है, एक ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है, यानी उसके अंदर में पॉलीसेक्राइड का एक हार्ड कवरिंग है। और कवरिंग है तो तुम्हारे अंदर इंटर कर गया, तुम गोली चला रहे हो, तुम्हारा इम्यून सिस्टम बेटा बंदूक से गोली मार रहा है, उस पर टच ही नहीं करेगा तो तुम्हें उसको कोई नुकसान नहीं होगा, वो फैलते चला जाएगा, बीमारी कॉज करेगा, तुम्हारा डेथ होगा। लेकिन आर स्ट्रेन में क्या है, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है, अब बेटा इम्यून सिस्टम आएगा, तोड़ देगा, मार देगा, इसलिए नॉन पैथोजेनिक कहलाएगा। इसी को एनसीईआरटी नॉन वायरुलेंट लिखेगा, कोई टेंशन मत लीजिए। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। अगर आप एनसीईआरटी को देखिएगा तो एनसीईआरटी ने इसे 4 पार्ट्स में इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया है। हर्ष कुछ नहीं करना है, मैंने बोला एक डिफिकल्ट जो एस स्ट्रेन है उसके कई सारे टाइप है, S1, S2, S3, S4, S5। तो ग्रिफिथ ने एस स्ट्रेन के टाइप 3 पे वर्कआउट किया, उनका जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था वो टाइप 3 था। जबकि आर स्ट्रेन में उन्होंने कई सारे टाइप थे लैब में, तो उन्होंने R2 वाले टाइप पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एनसीईआरटी में जो एक्सपेरिमेंट गिवन है उसे पढ़ते हैं ध्यान से। बहुत ही आसान सा एक्सपेरिमेंट है लेकिन लॉजिकल है। चलिए ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करना है, ये आपको लेना है आर स्ट्रेन। आपको सबसे पहले आर स्ट्रेन लेना है। ठीक है, सिंपल सा मैं बना दे रहा हूं, ये देखिए आप एक ले लीजिए फ्लास्क, और फ्लास्क के अंदर में ये आपका है आर स्ट्रेन नाम का बैक्टीरिया। आर स्ट्रेन नाम का बैक्टीरिया, बताइए जो आर स्ट्रेन है वो पैथोजेनिक है नॉन पैथोजेनिक है? बोले सर बताइए, जाइए मैसेज में और बताइए आर स्ट्रेन क्या है, डिजीज कॉज कर सकता है, पैथोजेनिक है, या डिजीज कॉज करने की एबिलिटी नहीं है, नॉन पैथोजेनिक है? तो सभी को मालूम है सर डिजीज कॉज नहीं करेगा, नॉन पैथोजेनिक। इसे आप चूहे के अंदर में डाल दीजिए, माइस के अंदर डाल दीजिए, ये चूहा है इसके अंदर डाल दीजिए। ठीक है, तो क्या चूहे का डेथ होगा? रिजल्ट बताइए। आपको तो पहले ही बता दिया, क्या बेटा चूहे के अंदर में आर स्ट्रेन डालिएगा, ये तो नॉन पैथोजेनिक है, नॉन पैथोजेनिक है, डिजीज कॉज नहीं करेगा, इम्यून सिस्टम इसे मार देगा। तो रिजल्ट क्या आएगा? आंसर माइस क्या होगा? ए लाइफ। माइस क्या रहेगा? ए लाइव रहेगा, माइस जिंदा रहेगा। 1 मिनट, माइस इज ए लाइफ। ठीक है, देखिए
ये चूहा है, चूहा जिंदा है, ठीक है। अब देखिए सेकंड एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पे चलते हैं। सेकंड बड़ा आसान सा एक्सपेरिमेंट है, इस बार आपको लेना है लाइव असिस्टेंट। ये भी लाइव ही था, ये टेंशन नहीं लेना है सर ये जिंदा था, अरे जिंदा था, लाइव असिस्टेंट। अब हमको एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में लेना है लाइव असिस्टेंट। आप जाइए और लाइव असिस्टेंट नाम का बैक्टीरिया लीजिए, ये फ्लास्क है, फ्लास्क के अंदर में ये लाइव असिस्टेंट नाम के बैक्टीरिया मौजूद है। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? बोला था इसके अंदर कैप्सूल होगा, यानी पॉलीसेकेराइड, उसी को कैप्सूल भी कहते हैं, ठीक है सर। इसमें पॉलीसेकेराइड का लेयर हो। अब बताइए इसे अगर मैंने चूहे के अंदर डाल दिया, माइस के अंदर डाला, तो ये मैंने क्या बताया था? इट इज अ पैथोजेनिक। ये क्या था? पैथोजेनिक था। और जब मैं चूहे में डालूंगा तो इम्यून सिस्टम उसका पहचान नहीं पाएगा। बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है, ये फर्दर ग्रो करेगा, टॉक्सिन रिलीज करेगा और फाइनली माइस का हो जाएगा डेथ, माइस विल डेड। तो ये चूहा जो है वो बच्चा लोग, जो चूहा है वो किल हो जाएगा, डेड हो जाएगा। इज एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एकदम सिंपल सा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पे है, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पे है, ध्यान से सुनिए। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में क्या करना है? आपको वापस से लाइव आर स्ट्रेन लेना है, आपको वापस से लाइव आर स्ट्रेन लेना है, ले लिया, ठीक है। लाइव आर स्ट्रेन, एस स्ट्रेन, नॉट द आर स्ट्रेन, लाइव एस स्ट्रेन ले लीजिए, जिंदा एस स्ट्रेन ले लीजिए। बोले हाँ सर ठीक है, लिख देता हूं कि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, लाइव एस स्ट्रेन। बोले ठीक। अब क्या करना है? अब इसे क्या कीजिए, हीट दे दीजिए, यानी कि आप यहां पास गैस चूल्हा पे रख दीजिए, ये गैस चूल्हा है, यहां पर जला दीजिए, बर्नर को ऑन कीजिए और उसके ऊपर फ्लास्क रख दीजिए, उसके ऊपर फ्लास्क रख दीजिए। तो बताइए, थोड़ा सा सोचिए, जो फ्लास्क है उसमें बैक्टीरिया है, लाइव एस स्ट्रेन, उसे आपने गैस चूल्हे पे रख दिया और हीट दिया, तो हीट देने से क्या होगा? जो भी अंदर में लाइव स्ट्रेन नाम का बैक्टीरिया है वो मर जाएगा। सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? जो भी बैक्टीरिया सर मर जाएगा। सर ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? दूध क्यों गर्म करते हो? क्योंकि उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया मर जाए। खाना क्यों गर्म किया जाता है? क्योंकि बैक्टीरिया मर जाए। हीट पे सर्वाइव नहीं करते, बैक्टीरिया मर गया। तो अब ये क्या हो गया? सोचिए थोड़ा सा, हीट किल्ड एसिस्टेट, हीट किल्ड एसिस्टेट। अब बताइए थोड़ा सा मैसेज में जाके, ये हीट किल्ड एसिस्टेट जो है वो पैथोजेनिक होगा या नॉन पैथोजेनिक? आंसर बताइए। मैंने बैक्टीरिया को मार दिया, तो मरा हुआ बैक्टीरिया क्या डिजीज कॉज कर सकता है? क्या वो वायरुलेंट नेचर का होगा? बोले सर कैसे सर, आपने तो पैथोजन को मार दिया, जो बैक्टीरिया वो तो मर चुका है, यानी सर वो तो नॉन पैथोजेनिक है, वो तो नॉन पैथोजेनिक है, नॉन वायरुलेंट है। चलिए ठीक है, इतना समझ में आया। इस सॉल्यूशन को, इस हीट किल्ड एसिस्टेट को अब आप चूहे में डाल दीजिए, माइस में डालिए, इंजेक्शन के थ्रू माइस के अंदर डाल दीजिए, इंजेक्शन लीजिए, हीट किल्ड एसिस्टेट लीजिए, 1 ml डाल दीजिए। तो बोलेंगे सर वो तो ऑलरेडी सर वो बैक्टीरिया तो मरा हुआ है, नॉन पैथोजेनिक है, तो बैक्टीरिया को क्या नुकसान होगा? आंसर बताइए। माइस विल अलाइव, जो चूहा है वो जिंदा रहेगा। आई थिंक क्लियर है, चूहा जिंदा है। तो मेरे में से ये 3 एक्सपेरिमेंट बहुत ही आसान है, तीनों एक्सपेरिमेंट बहुत ही आसान है, कोई भी गड़बड़ नहीं है। आर स्ट्रेन नॉन पैथोजेनिक है, चूहा नहीं मरा। एस स्ट्रेन पैथोजेनिक है, चूहा मर गया। तीसरा, जो एस स्ट्रेन है उसे तो मैंने मार दिया, उस पैथोजेन को ही मैंने मार दिया, हाँ कोरोना वायरस को ही मैंने मार दिया, हीट किल कर दिया, अब तुम्हारे अंदर डाला तो क्या करेगा? सर कुछ नहीं करेगा, वो तो ऑलरेडी सर हीट से डिग्रेड हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो इफेक्ट 0। ठीक है, अब क्या करना है? तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जो समझने वाला है, हाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जो समझने वाला है वो है 4th एक्सपेरिमेंट। तो थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए, तो दिमाग का दरवाजा थोड़ा सा खोलिए। हाँ बोले सर क्या किया 4th एक्सपेरिमेंट में? ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम लोग लेंगे यहां पास, ध्यान से स्टेप वाइज चलेंगे, टेंशन मत लेना है।
सबसे पहले लाइव एसिस्टेन ले लीजिए। बोले ठीक है सर, लाइव एसिस्टेन ले लिया, लाइव एसिस्टेन ले लिया। सर लाइव एसिस्टेंट में क्या होगा सर? बुलेट प्रूफ जैकेट भी होगा, यानी उसमें पॉलीसेकेराइड का कवरिंग होगा। ठीक है, क्या है लिख दो यहां पर कि कोई टेंशन नहीं बाद में क्रिएट करना। लाइव एसिस्टेन। बोले ठीक है सर, कैसा है? तो आंसर पैथोजेनिक, डिजीज कॉज करने की एबिलिटी मौजूद। अब हमें क्या करना है? इस लाइव एसिस्टेन को, इस फ्लास्क को लीजिए और गैस के बर्नर पे रख दीजिए। गैस चूल्हा घर पे है, गैस चूल्हा जलाइए, बर्नर को ऑन कीजिए और फ्लास्क को उस पर रख दीजिए। तो क्या होगा बोलिए? लाइव एसिस्टेन जो है उसके अंदर जो भी कैप्सूल था, पॉलीसेकेराइड था, सेल वॉल था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थे, सभी टूट जाएंगे और ये बैक्टीरिया मर जाएगा। ये बैक्टीरिया बच्चा मर जाएगा, बैक्टीरिया मर गए, ये जो आपका पॉलीसेकेराइड था सब टूट गए, सेल मर जाएगा, डिग्रेड हो गया, तो उसके साइटोप्लाज्म बाहर आ जाएंगे, प्रोटीन, डीएनए सब डिग्रेड हो रहे, सब रप्चर हो गए। बोले हाँ, तो इसका नाम क्या देंगे सर? इसका नाम देंगे हीट किल्ड एसिस्टेन। हीट किल्ड एसिस्टेन कैसा नेचर का होगा सर? अब बताइए, हीट किल्ड एसिस्टेन अभी तो बताया था, डिजीज कॉज कर सकता है? बोले सर नहीं कर सकता, इट इज अ नॉन पैथोजेनिक। नॉन पैथोजेनिक, इसमें डिजीज कॉज करने की एबिलिटी नहीं है, नॉन पैथोजेनिक, इसमें डिजीज कॉज करने की एबिलिटी नहीं, नॉन पैथोजेनिक। सर अब क्या करना है? अब ध्यान से सुनिए, फोर्थ एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा फ्लास्क लेते हैं। बोले ठीक है, दूसरा फ्लास्क लिया और इसमें मैंने ले लिया लाइव आरस्टेन। याद रखिए, ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है ना, वो लाइव आरस्टेन है। लिख देता हूं लाइव आरस्टेन। बोले ठीक है सर, लाइव आरस्टेन बताइए थोड़ा सा, लाइव आरस्टेन कैसा है? तो बोले सर ये भी तो सर डिजीज थोड़ी ना कॉज करता है, ये भी हो गया नॉन पैथोजेनिक। नॉन पैथोजेनिक, दोनों नॉन पैथोजेनिक है, दोनों में डिजीज कॉज करने की एबिलिटी नहीं है। बोले सर करने वाले क्या हो? ध्यान से सीखिए, क्या करने वाले, ध्यान से सीखना है। अब मैंने क्या किया, जिस फ्लास्क में लाइव आर स्ट्रेन था, जिस फ्लास्क में लाइव आर स्ट्रेन था ना, देख लीजिए, जिस फ्लास्क में लाइव आर स्ट्रेन था, ठीक है, मैंने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन को, हीट किल्ड एस स्ट्रेन को, मरा हुआ हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाला जो था, उस सॉल्यूशन को यहां डाल दिया। हीट किल्ड एस स्ट्रेन के सॉल्यूशन को मैंने निकाल के यहां डाल दिया, तो दोनों मिक्सअप हो गए। क्या क्या है इसमें बोलिए? इसके अंदर में लाइव आर स्ट्रेन है प्लस हीट किल्ड एस स्ट्रेन का सॉल्यूशन है, मरा हुआ हीट किल्ड का सॉल्यूशन है, यानी कि दोनों के दोनों, लाइव आर स्ट्रेन नॉन पैथोजेनिक, हीट किल्ड एस स्ट्रेन नॉन पैथोजेनिक। ये पूरा सॉल्यूशन, इस फ्लास्क के पूरे सॉल्यूशन को समझिए, इसके अंदर में नॉन पैथोजेनिक पावर है, डिजीज कॉज करने की एबिलिटी नहीं है। एस स्ट्रेन मरा हुआ है, कोई जिंदा नहीं है। आर स्ट्रेन जिंदा तो है लेकिन डिजीज नहीं कॉज करता। तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होगा? अब इसे चूहे में डाला जाए, माइस के अंदर डाला जाए, चूहे में डाला, तो तुम्हारे दिमाग में क्या स्ट्राइक करेगा? सर चूहे में डालेंगे तो क्या होगा? सर दोनों तो नॉन पैथोजेनिक है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन ये भी नॉन पैथोजेनिक, लाइव आर स्ट्रेन नॉन पैथोजेनिक, तो चूहा को कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तुमने क्या एक्सपेक्ट किया बेटा? चूहा लाइव रहेगा, लेकिन रिजल्ट जो आया वो दिमाग को घुमाने वाला था। रिजल्ट आया माइस इज डेड, चूहा मर गया, चूहा मर गया। पता नहीं क्यों मरा भाई, यहां पे एक्सपेरिमेंट को नहीं रोकना है। जो मरा हुआ चूहा है उसका ब्लड निकालिए, जो मरा हुआ चूहा है उसका ब्लड निकालिए, जो डेड माइस है उसका ब्लड निकालिए और ब्लड में देखिए तो वहां मिला लाइव आर स्ट्रेन। तो चलो, ये तो हैरान करने वाली बात नहीं है, ये तो हैरान करने वाली बात नहीं है, तुमने लाइव आर स्ट्रेन डाला था तो ब्लड में मौजूद है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखा, उसके ब्लड में दिखा लाइव एस स्ट्रेन,
जिंदा एस स्ट्रेन दिखा, जो कि बेटा मैंने मार करके डाला था। मैंने लाइव एस स्ट्रेन देखा उसके ब्लड में, जबकि मैंने तो लाइव एस स्ट्रेन तो डाला ही नहीं, वो तो मरा हुआ डाला था, हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाला था। और वहां क्या दिखता है? लाइव एस स्ट्रेन। इसका मतलब है लाइव एस स्ट्रेन अगर है तो पैथोजेनिक है, और पैथोजेनिक है तो चूहा को मार दिया। अब ग्रिफिथ को समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुमने तो लाइव एस स्ट्रेन कैसा डाला था? तो तुमने हीट किल्ड डाला था लाइव एस स्ट्रेन, लेकिन चूहे में क्या मिल रहा है? लाइव मिल रहा है। ऐसे कैसे हो गया भाई? ऐसे कैसे हो गया? एक्सपेरिमेंट में कुछ गड़बड़ हुआ तो रिपीट करे, देखा सेम रिजल्ट। लाइव एस स्ट्रेन, उसको पहले गैस के बर्नर पे रखिए, मार दीजिए। मरे हुए बैक्टीरिया, उसके जो सॉल्यूशन है उसको डाल दीजिए लाइव आर स्ट्रेन में, दोनों को मिक्स करके चूहे में डाला, तो चूहे में क्या हो रहा है? एस स्ट्रेन बन गया। अरे ऐसे कैसे हो गया भाई? और एस स्ट्रेन बनने से वो चूहा मर गया। आखिर हुआ कैसे? तो ग्रिफिथ को तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, ग्रिफिथ को तो अब दिमाग काम नहीं कर रहा है, आखिर ऐसा हुआ कैसे? तो उसका सिंपल सा, उसका जो सिंपल सा आंसर है, कंक्लूजन क्या निकलेगा? तो कंक्लूजन ये निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि हुआ क्या होगा कि जब आपने हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो सॉल्यूशन लिया, यहां देखिए, हीट किल्ड एस स्ट्रेन सॉल्यूशन लिया, जब आपने मारा होगा तो इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन में कोई केमिकल रह गया होगा, वही केमिकल आर स्ट्रेन में इंटर कर गया और आर स्ट्रेन को कन्वर्ट कर दिया इस स्ट्रेन में ना, कन्वर्ट हो गया। आर स्ट्रेन किस में कन्वर्ट हो गया? इस स्ट्रेन में। इसी को कहा उन्होंने, कोई केमिकल तो है, हीट के लिए इस स्ट्रेन में कोई केमिकल है, इसी केमिकल को कहेंगे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसी केमिकल को उन्होंने कहा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब वो केमिकल कौन है नहीं मालूम मुझे, ना ग्रिफिथ को मालूम ना मुझे मालूम। कोई तो केमिकल है जो आर में इंटर करता है और आर को बोलता है कि तुम भी इसमें कन्वर्ट हो जाओ। तो आर का इसमें अपने आप कन्वर्ट होना, कोई केमिकल आया और आर इसमें कन्वर्ट हो गया, इस कन्वर्शन को ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे ना। और किसके फोर्स में हुआ? तो वो फोर्स तो हमें पता नहीं, लेकिन उस फोर्स का ग्रिफिथ ने क्या नाम दिया? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। देखो हुआ क्या था, ध्यान से देखो ये हुआ क्या था, इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखो, हुआ क्या होगा। आपने क्या किया, ठीक है, तो ऐसा कर, ठीक है, तो आपने क्या किया यहां ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपने एक फ्लास्क लिया था, ठीक है, एक फ्लास्क लिया, इसके अंदर में लगा रखा था आपने लाइव एस स्ट्रेन, ठीक है, बना देता हूं लाइव एस स्ट्रेन, ध्यान से सुनिए, लाइव एस स्ट्रेन। अब लाइव एस स्ट्रेन है तो उसके अंदर क्या है? पॉलीसेकेराइड का कवरिंग है, इसलिए वो स्मूथ और साइनी दिखता है, ठीक है। तो ये था लाइव एस स्ट्रेन। अब वापस से सीखे इस एक्सपेरिमेंट को, लाइव एस स्ट्रेन। अब मैंने क्या किया, इस फ्लास्क को लिया, इस फ्लास्क को लिया और मैंने गैस के बर्नर पे रख दिया, गैस के बर्नर पे मैंने रख दिया, बर्नर को ऑन किया। ऑन करने से क्या होगा? हीट जनरेट करेगा, और इस हीट के चलते, इस हीट के चलते जो लाइव एस स्ट्रेन है वो मर गया, बैक्टीरिया मर गए। बैक्टीरिया एक सेल है, वो बेटा मर गया, लेकिन मरने के बाद उसका सेल वॉल अलग हो जाएगा, उसका पॉलीसेकेराइड अलग हो जाएंगे, अंदर के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आरएनए, डीएनए सब बाहर आ गए। तो उस पूरा का पूरा बैक्टीरिया मर चुका है, उसके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ आ गए बाहर। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन इस लाइव, ठीक है, इस लाइव इस स्ट्रेन में उसका जो डीएनए होगा, देखिए येलो वाला क्या है? डीएनए, डीएनए, डीएनए भी बाहर आ गया, डीएनए भी बाहर आ गया। ध्यान से सुनना है, आपने बैक्टीरिया को मारा तो बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन होंगे, बाहर आ गए, लिपिड हो गया, बाहर आ गया, कार्बोहाइड्रेट होगा, बाहर आ गया, डीएनए होगा, सब कुछ बाहर आ गया, सब कुछ बाहर आ गया, ठीक है, मर गया ना बैक्टीरिया।
तुम्हें मैं हीट तुम्हारे सेल लूं और हीट से गर्म कर दूं, सेल डिग्रेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और सारे अंदर के सॉल्यूशन बाहर आ जाएंगे। ठीक है, बोले सर अब क्या करेंगे? तो नाम पहले दे देता हूं, ये हो गया हीट किल्ड एसिस्टेट, हीट किल्ड एसिस्टेट। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपको एक दूसरा फ्लास्क लेना है जिसके अंदर में है लाइव आरस्टेट, लाइव आरस्टेट। बोले ठीक है, लिख देता हूं कि कंफ्यूजन ना हो, लाइव आरस्टेट। अब मैंने क्या किया, इस सॉल्यूशन को निकाला, इस सॉल्यूशन को मैंने निकाला, हीट किल एसिस्टेट के सॉल्यूशन को निकाला, यानी कि ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सब कुछ निकल गए ना? बोले हाँ। उस सॉल्यूशन में क्या था? डीएनए भी थे। उस सॉल्यूशन में क्या थे? डीएनए भी थे। बैक्टीरिया मर गया, मरने के बाद में अपने डीएनए को बाहर निकाल दिया। बोले ठीक है, तो तुमने हीट दिया तो डीएनए क्या थे बेटा? डबल स्टैंडर्ड होते हैं ना। हीट दिया तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, इट इज द डीनेचुरेशन। डीएनए के दो धागे थे, आपस में वीक बॉन्ड से जुटे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। हीट दिया, दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए। अब क्या करना है? फिर से ठंडा करो इस फ्लास्क को। ऐसा थोड़ी ना गर्म सॉल्यूशन नहीं, जो फ्लास्क तुमने गैस के बर्नर पे रखा थोड़ी देर के लिए, अब ठंडा कर दो। जब ठंडा करोगे तो चांसेस है, चांसेस है बेटा, ये गारंटी नहीं है कि फिर से दोनों स्टैंड पास में आ जाए और डीएनए के डबल स्टैंड बन जाए। डीएनए वापस से डबल स्टैंड बन गया, रीनेचुरेशन, वापस से डबल स्टैंडर्ड बन गया, वापस से पुराने फॉर्म में आ गया। और चांसेस है बच्चे, ये जो येलो वाला डीएनए है वो किसी तरह से कुछ बैक्टीरिया के अंदर इंटर कर जाए, आर स्ट्रेन में अंदर चला जाए, तो डीएनए का अंदर जाना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। डीएनए अंदर चला गया, किसमें? आर स्ट्रेन में। बाहर में क्या था? हीट किल्ड एस स्ट्रेन था, कुछ डीएनए अंदर चले गए। जब अंदर चला जाएगा तो सोचो थोड़ा दिमाग खोल करके कि यहां पास डीएनए अंदर चले गए तो क्या होगा। ये देखिए, इस वाले में येलो वाला डीएनए अंदर आ गया, यहां नहीं आए। देखिए ध्यान से सुनिए, ये मैंने 3 बैक्टीरिया बनाए। पहले वाले बैक्टीरिया में यहां पर येलो वाला डीएनए इस स्ट्रेन वाला आ गया। इस स्ट्रेन में क्या होगा? डीएनए है ना, डीएनए को जीन कहते हैं, और वो जीन रिस्पॉन्सिबल होगा पॉलीसेकेराइड बनाने के लिए। जीन के अंदर क्या ताकत होता है? कुछ कैरेक्टर डेवलप करने की, कुछ फिनोटाइप बनाने की। तो इस जीन के अंदर क्या कैपेसिटी था? पॉलीसेकेराइड बनाने की। तो उसने क्या किया? अपने जीन के ताकत से इसके ऊपर में बना दिया कैप पॉलीसेकेराइड। अब सोचिए, जो आर स्ट्रेन था उसने बाहर से जीन को गेन किया। जीन के अंदर क्या ताकत होती है? याद करो, जीन के अंदर में कोई फिनोटाइप, कोई कैरेक्टर डेवलप करने की। उस जीन से क्या बन गया? कैप्सूल पॉलीसेकेराइड। और ये अब आर स्ट्रेन अब नहीं रहा, ये रहा एस स्ट्रेन। इसमें एंटर नहीं किया डीएनए, तो ये है आर स्ट्रेन, ये क्या है? आर स्ट्रेन। अब समझ में आया? अब मैंने क्या किया, इस वाले इस फ्लास्क के जो भी सॉल्यूशन है उसे मैंने माइस के अंदर डाला। तो माइस के अंदर में एक्चुअली में क्या हुआ? आर स्ट्रेन भी गया, एस स्ट्रेन भी गया। तो इसलिए माइस के अंदर में आर स्ट्रेन भी है और एस स्ट्रेन भी है। और एस स्ट्रेन कैसा होता है? पैथोजेनिक। पैथोजेनिक है तो माइस क्या हो गया? डेड हो गया। माइस क्या हो गया? डेड हो गया। अब सोचो, अब सोचो ध्यान से, माइस डेड हो गया। अब रियल में तुम्हें मैंने पूरी कहानी समझा दी, जो ग्रिफिथ को नहीं आता। ग्रिफिथ का मानना था कि मैंने थोड़ी ना अंदर में देखा कौन इंटर किया है। ग्रिफिथ का बस ये मानना था कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, उसके अंदर में कोई फोर्स है, कोई फोर्स है, वही फोर्स इंटर किया है। इसी फोर्स को उन्होंने नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। उन्हें नहीं मालूम था डीएनए गया है, ये तो मैंने बताया। उन्होंने बस ये बोला कि इस फ्लास्क के अंदर कोई फोर्स है, जिसे मैंने कहा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसी प्रिंसिपल, इसी फोर्स के चलते वो आर स्ट्रेन में इंटर किया और वो कन्वर्ट हो गया एस स्ट्रेन में। दिस कन्वर्शन इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन ग्रिफिथ को नहीं मालूम था, मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया कि रियल में हुआ क्या था।
लेकिन ग्रिफिथ का बस ये मानना था कि इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन में कुछ तो केमिकल है और वो हीट स्टेबल है, हीट दिया फिर भी वो डिग्रेड नहीं हुआ, इसका मतलब है कि वो बेटा स्टेबल मॉलिक्यूल है और उसके इंटर करने से ही वो आर से एस में कन्वर्ट होता है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इस पूरे एक्सपेरिमेंट को हम लोग कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और जिसके इन्फ्लुएंस में हुआ है उसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहेंगे। ग्रिफिथ को लगता था कौन है भाई, वाटर है क्या, वाटर इंटर कर गया क्या, वाटर इंटर करने से ऐसा हो सकता है क्या कि बैक्टीरिया में वाटर इंटर करे तो आर से इसमें, पता नहीं। ग्रिफिथ को हमेशा लगता था शायद प्रोटीन होगा, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, लिपिड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मुझे कैसे मालूम। ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, तो याद रखना है ग्रिफिथ को कभी भी ये पता नहीं चल पाया वो फोर्स आखिर वो प्रिंसिपल था कौन। इसी दौरान ये एक्सपेरिमेंट 1928 के आसपास में किया गया और ग्रिफिथ अब सर्च करने लगे, ढूंढने लगे वो केमिकल था कौन जो इंटर करता है और आर को एस में कन्वर्ट करता है, वो ढूंढ रहे। लेकिन इसी दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, ब्रिटिश साइंटिस्ट है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बेटा क्या होगा, उसी दौरान एक बॉम्ब, रियल में यही कहानी है, जर्मनी से और ब्रिटेन में लड़ाई होती है, उसी दौरान इस बॉम्बिंग में दोनों में लड़ाई हो रहा है, लैब पे गिर गया और बेटा वहां पर ग्रिफिथ का डेथ हो गया। तो ग्रिफिथ के डेथ तक ये कभी मालूम ही नहीं चला कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था कौन ना। तो कभी भी मन से मत कर दीजिए सर डीएनए था, नहीं, ग्रिफिथ को नहीं मालूम था, इसमें बच्चे गड़बड़ करते। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है, उन्होंने बताया कोई फोर्स था जो कि आर को स्ट्रेंड में कन्वर्ट करता है, मुझे नहीं मालूम सर, ग्रिफिथ को नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम, ठीक है। तो सर कैसे पता चला, आपने क्यों बता दिया, क्योंकि मैं थोड़ा सा आगे के एक्सपेरिमेंट को भी कंक्लूड कर लिया ना। बोले सर कैसे किया, ये अब ढूंढना तो पड़ेगा ना कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है कौन। तो ये ग्रिफिथ नहीं किया, ये काफी दिनों के बाद, देखो ये 1928 का एक्सपेरिमेंट है और इसके काफी दिनों के बाद ना 1944 में यूएस के, अमेरिका के 3 साइंटिस्ट ने ढूंढा, इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया और उन्होंने बताया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स प्रिंसिपल है वो डीएनए। बोले इतना टाइम कैसे लग गया, थोड़ा सोचो। 1928 में ग्रिफिथ ने किया, अब 1944 में एक्सपेरिमेंट होता है, तब प्रूफ होता है। सर बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट तो था, थोड़ा सोचो, क्योंकि वो जो टाइम था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का था। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर पूरा सभी कंट्री बिजी है तो कौन रिसर्च करता है, रिसर्च करने का तो कोई मतलब बनता नहीं है, पूरा कंट्री बेटा इन्वॉल्व है, बड़ी लड़ाई में, वर्ल्ड वॉर है। यही दौरान था बेटा कि यूरोप से पूरा का पूरा साइंस शिफ्ट हो जाता है अमेरिका। अमेरिका जो आज तुम्हें डेवलप दिखता है उसका जो मेन रीजन है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड, इससे पहले देखिए सभी आपके डार्विन कहां पैदा हुए, यूरोप में, मेंडल कहां पैदा हुए, यूरोप में। देखिएगा पूरा यूरोप का इतिहास देखिए, फिलॉसफी में, ज्योग्राफी, सब तरह से डोमिनेट कौन था, यूरोप था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान में जो भी पढ़े लिखे इंसान थे, आइंस्टीन, उसे पढ़ा लिखा कोई नहीं, वो बेटा माइग्रेट कर गए यूएस। तो धीरे धीरे जो भी बेटा साइंस का काम है वो यूरोप से निकलकर यूएस आ गया। तो इसी दौरान 3 साइंटिस्ट थे, नाम याद रखिएगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, मैक्लिओड, पहला एवेरी, एवेरी, मैक्लिओड, मैक्लिओड और मैककार्टी। ये 3 साइंटिस्ट ने इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, और प्रूफ किया कि एक्चुअली में द डीएनए वाज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। डीएनए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, वही फोर्स था, डीएनए वो फोर्स था जिन्होंने बेटा ऐसा किया। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कौन था, डीएनए था। और डीएनए के अंदर ताकत है आर को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट करने की, इसलिए किसी का फिनोटाइप चेंज करना, किसी का कैरेक्टर चेंज कर देना, भाई तुम अंदर गए हो तुम्हारा कैरेक्टर चेंज हो गया, इसलिए हम डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कंसीडर करेंगे। कोई और पॉलीसेकेराइड बनना, डीएनए के अंदर ही तो ताकत था कि पॉलीसेकेराइड नाम का लेयर बना दे।
इसलिए जेनेटिक मटेरियल हमें डीएनए को मानेंगे। चलो ठीक है, तो मेरे में से किसे किसे यहां तक क्लियर हुआ, कुछ समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? चलो फटाफट, ठीक है, क्लियर है सभी को? पहले बेटा हैंड रेज करो, मुझे पता नहीं चल रहा तुम्हें कितना समझ में आ रहा है। तो मैंने जहां तक हुआ पूरी तरह से कहानी को क्लियर कर दी, पूरी तरह से कहानी को क्लियर कर दी कि कैसे करना है। चलो ठीक है, तो मेरे में से क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। चलो ठीक है, अब देखिए ध्यान से, सर ये एवरी मैक्लोइड एंड मैकार्टिक कैसे प्रूफ करेंगे? कुछ नहीं, बहुत आसान है, ये तुम भी कर सकते हो। ये बहुत ही आसान सा एक्सपेरिमेंट था कि आखिर ट्रांसफॉर्मिंग जो प्रिंसिपल था वो कौन था। देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान सा टेक्निक लिया। बोले ठीक है सर, क्या करना है? देखो ध्यान से, सबसे पहले तुम्हें एक्सपेरिमेंट नंबर 1 करना है, जहां पास आपको लेना है, ठीक है, लाइव एस स्ट्रेन, ठीक है, लाइव एस स्ट्रेन। बोले ठीक है सर, ले लिया। इसके बाद उसे हीट कीजिए, उसे हीट कीजिए, और हीट करने के बाद में ये लाइव एस स्ट्रेन जो है, उसके बैक्टीरिया जो है वो मर जाएंगे, बाहर में प्रोटीन, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट, ये सब सारी चीज आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आपने लिया हीट किल्ड एस स्ट्रेन। अब पता करना है कि इस केमिकल के अंदर में, ठीक है, कौन सा ऐसा फोर्स है जो बेटा आर स्ट्रेन में इंटर करता है और उसके कैरेक्टर को, फिनोटाइप को चेंज करने की ताकत रखता है। बोले ठीक है सर, कैसे करेंगे? चलिए देखिए ध्यान से, अब हमें करना क्या है, आपको लेना है 4 ट्यूब। बोले ठीक है, ले लेते हैं। तो ये ले लिया आपने ट्यूब नंबर 1, ठीक है, ये ले लिया आपने ट्यूब नंबर 2, ये लिया आपने ट्यूब नंबर 3, और ये लिया आपने ट्यूब नंबर 4। 4 ट्यूब ले लीजिए। बोले ठीक है सर, करना क्या है ये बता दो। चलो बताता हूं अभी। 4 ट्यूब ले लीजिए, ठीक है। बोले क्या करना है सर? इस ट्यूब में, इस ट्यूब के अंदर में आप रख दीजिए लाइव आर स्ट्रेन। ध्यान से सुनिएगा, इस ट्यूब के अंदर में रख दीजिए लाइव आर स्ट्रेन, ठीक है, इसके अंदर में लग दीजिए लाइव आर स्ट्रेन। बोले ठीक है सर, लाइव आर स्ट्रेन रख दीजिए। लाइव आर स्ट्रेन ही तो कन्वर्ट होता है इस स्ट्रेन में। बोले हाँ, किसके फोर्स से? तो बोले सर, इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन में कोई केमिकल तो है जो बेटा अंदर इंटर कर जाता है और आर को इस स्ट्रेन में कन्वर्ट करता है, तो ये लाइव आर स्ट्रेन है, आर स्ट्रेन है। बोले ठीक है सर, अब क्या करना है? ध्यान से देखिए, जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, वहां से आप प्यूरिफाई कर लीजिए प्रोटीन को। ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है, लेकिन एवरी मैक्लोइड एंड मैकार्टी ने उस सॉल्यूशन से, हीट किल्ड एस स्ट्रेन के सॉल्यूशन से, उन्होंने प्योर फॉर्म में प्रोटीन को आइसोलेट कर लिया। बोले ठीक है, निकाल लिया प्रोटीन? हाँ निकाल लिया। और इस प्रोटीन को आर स्ट्रेन के सॉल्यूशन में डाल दिया, आर स्ट्रेन के सॉल्यूशन में डाल दिया। बोले ठीक। अब थोड़ी देर के बाद चेक करते, अगर प्रोटीन ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल था तो प्रोटीन आर में इंटर करता और इसे एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर देता। देखते, वेट किया तो देखा बेटा कि जब आपने प्योर फॉर्म में प्रोटीन को डाल तो दिया, लेकिन प्रोटीन जो है किसके कांटेक्ट में रखा? लाइव आर स्ट्रेन में। देखा बेटा, प्रोटीन गया भी अंदर, प्रोटीन जा भी रहा है, लेकिन वो चेंज नहीं कर पा रहा है। नो ट्रांसफॉर्मेशन, नो ट्रांसफॉर्मेशन, यहां कोई एस स्ट्रेन नहीं बने। तो क्या प्रूफ होता है कि तुमने प्रोटीन को तो रख तो दिया, प्रोटीन अंदर भी जाता है, लेकिन आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इसका मतलब है प्रोटीन में ट्रांसफॉर्मेशन करने की ताकत नहीं है। अब आया समझ में? बोले हाँ। इसी तरह से
आप आरएनए ले लीजिए, प्योर फॉर्म में आप आरएनए ले लीजिए, ये प्योर फॉर्म का आरएनए ले लिया, आरएनए है, आरएनए है, लाइव आर स्ट्रेन के कांटेक्ट में रख दीजिए, ठीक है, आरएनए जाएगा, ठीक है। अब देखिए रिजल्ट देखे तो फिर से देखा यहां नो ट्रांसफॉर्मेशन, फिर से रिजल्ट देखा नो ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन अगर आरएनए करता, आरएनए इंटर किया, ट्रांसफॉर्मेशन तब भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आरएनए इज नॉट द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, वो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट नहीं है, इंटर तो किया लेकिन आर एस में कन्वर्ट नहीं करता है। बोले बड़ा अच्छा दिमाग लगाया भाई। तीसरा एक्सपेरिमेंट, उन्होंने लिया डीएनए, इस बार उन्होंने क्या ले लिया, डीएनए ले लिया, और जब डीएनए को रखा तो डीएनए क्या होगा, डीएनए इंटर करेगा बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर आर स्ट्रेन में इंटर करेगा, और डीएनए में क्या ताकत है, डीएनए में जीन्स है, और जीन में क्या ताकत है, कैप्सूल बनाने की, और इसने बेटा बना लिया पॉलीसेकेराइड या कैप्सूल बना लिया, और यहां क्या रिजल्ट आया, आंसर ट्रांसफॉर्मेशन, आंसर क्या आया, ट्रांसफॉर्मेशन। तो उन्होंने प्योर फॉर्म का जब डीएनए साथ में रखा तो डीएनए डालने से डीएनए इंटर कर गया, उसके अंदर ताकत है ना क्या बनाने की, बाहर में पॉलीसेकेराइड या कैप्सूल बना दिया, ट्रांसफॉर्मेशन हो तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कौन कहलाए, कि अंदर ट्रांसफॉर्म करने की ताकत है। प्रोटीन डाला नहीं हुआ, आरएनए डाला नहीं हुआ, लिपिड डालो नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट डालो नहीं होगा, जब डीएनए डाला तो हो गया। फिर भी इनको तसल्ली नहीं, फिर भी इन्होंने बेटा एक एक्सपेरिमेंट और आगे बढ़ाया, सर अब क्या किया, लास्ट वाला, उन्होंने इस बार डीएनए डाला, उन्होंने इस बार डीएनए डाला, ठीक है। यहां क्या है, पहले से लाइव आर स्ट्रेन, अब क्या डाला, डीएनए डाला, लेकिन डीएनए डालने से पहले, डीएनए डालने से पहले उन्होंने एक एंजाइम डाल दिया जिसका नाम है डीएनएस, याद रखिएगा, एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया डीएनएस, उन्होंने एक एंजाइम यूज किया डीएनएस। सर ये क्या करता है, नाम में लिखा है, जैसे ही आप डीएनए डालोगे तो डीएनए क्या करेगा, डीएनए को तोड़ देगा, डीएनए को डिग्रेड कर देगा, डीएनए टूट गए, डीएनए टूट गया। अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए, अगर डीएनए ही टूट गया, डीएनए खत्म, अब डीएनए तो सॉल्यूशन में नहीं है, तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो बोलेंगे सर नहीं होगा। इसका मतलब है कि जब आप डीएनए डालते हो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और जब अब डीएनए डाला लेकिन वहां पे एंजाइम भी डाल दिया डीएनए को तोड़ने वाला, तो डीएनए तो टूट गया, नो ट्रांसफॉर्मेशन, नो ट्रांसफॉर्मेशन। तो अपने एक्सपेरिमेंट से उन्होंने प्रूफ कर दिया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था वो डीएनए था। और यहां पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा एनसीईआरटी, 3 वर्ड दे देगा, ये डीएनए है, ये डीएनए है, डीएनए एस, और यहां बस एक वर्ड देगा डीएनए, ये 3 वर्ड एनसीईआरटी पूछेगा, इसका मीनिंग बताइए। अब बोलेगा देखिए डीएनए, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये डीएनए हो गया, बहुत सारे मल्टीपल डीएनए, मल्टीपल डीएनए प्लूरल फॉर्म डीएनए एस, और जहां पे एज वर्ड है, एज वर्ड एंजाइम को कहते हैं, तो ये डीएनए जो है वो एंजाइम है जो डीएनए को डाइजेस्ट करता है। तो ये जो डीएनए है वो प्लूरल फॉर्म वाला है, बहुत सारा डीएनए, डीएनए डीएनए एस, और वहां डीएनए है जो एंजाइम है जो डीएनए को डाइजेस्ट करता है। तो पूछा जाएगा कि दोनों में डिफरेंस है क्या, बोले बहुत डिफरेंस है भाई, बॉय बॉयज, और बॉयज जो एंजाइम है जो बॉयज को तोड़ेगा, तो दोनों में डिफरेंस है ना, जैसे मैं यहां लिख दिया बॉयज, बहुत सारे लड़के, और यहां मैं लिख देता बॉयज, एंजाइम है ये, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एज और डीएनए ना, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। तो अब बेटा एकदम क्लियर कट हो गया कि ट्रांसफॉर्मिंग जो फोर्स था वो कौन था, प्रिंसिपल कौन था, डीएनए। तो डीएनए के अंदर ताकत है एक नया फिनोटाइप, एक कैरेक्टर को बनाने की, इसलिए उन्होंने नाम दिया डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो ये प्रूफ हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो मेरे में से अब किसी को यहां पर कोई कंफ्यूजन है, दे कैन मैसेज
मैं उसको एक्सप्लेन करके आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, चलो फटाफट बताओ, किसी को अब कोई भी प्रॉब्लम है? सुरुचि का सर पहले एंजाइम यूज किया देन डीएनए डाला, या ऐसा करो, कुछ नहीं करो, पहले डालो बाद में डालो, डीएनए को तोड़ना है, डीएनए को तोड़ना है। पहले डीएनए डाल देते हो, डीएनए इंटर कर जाता, ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही जाता। थोड़ा लॉजिकल सोचो सुरुचि, थोड़ा लॉजिकल सोचना कि तुमने पहले क्या डाल दिया, डीएनए डाल दिया, फिर एंजाइम डाला 5 मिनट के बाद, तब तक डीएनए अगर इंटर कर जाता ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही जाता। इसलिए पहले ही एंजाइम डाल दो कि डीएनए आएगा उसको तोड़ देगा। ठीक है, तो मेरे में से यहां तक एकदम क्लियर है। अब डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड वाला यूज करना है या अब मेरे से ये बताओ कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कहां से आ गया? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कहां से आ गया? देखो पहले फ्लास्क में डीएनए डबल स्टैंडर्ड ही था, तुमने हीट से गर्म कर दिया, गैस के बर्नर पे डाल दिया, बैक्टीरिया मर गया, उसका कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सब कुछ अलग हो गया। डीएनए डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड हो गया। लेकिन गर्म थोड़ी ना डाल देना, फिर वेट कीजिए, फिर ठंडा कीजिए, जब ठंडा होगा तो वापस से डीएनए क्या हो जाएगा, बाइंड कर जाएगा। इसलिए डीएनए स्टेबल होता है। ऐसा नहीं हीट दे दिया तो बेटा डीएनए हमेशा के लिए खत्म हो जाए, नहीं, जब ठंडा करोगे तो डीएनए वापस से जुड़ भी जाएगा ना। अब डबल स्टैंडर्ड हो गया। अब मैंने क्या किया, उस सॉल्यूशन से डीएनए को प्योर फॉर्म में निकाल लिया और मैंने आर स्ट्रेन में डाल के देखा, तो देखा अरे कल आया तो देखा अरे इसमें तो कुछ बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। यानी जब डीएनए डालते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोटीन डाला ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट डाला ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। यानी कि बेटा ताकत कौन है, प्रिंसिपल कौन है, वो डीएनए जो ट्रांसफॉर्म करता है। और लास्ट दिन क्या किया, मैंने एंजाइम डाल दिया, ले बेटा एंजाइम भी डाल दिया। ठीक है, एंजाइम डाला और उधर से क्या डाला, डीएनए, तो डीएनए डाइजेस्ट हो गया। डीएनए अगर डाइजेस्ट हो गया तो और प्रूफ हो गया, अरे जब डीएनए को तोड़ने वाला एंजाइम डालते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, इसका मतलब है कि डीएनए ही वो काम करता था। आ गया समझ में? अब क्वेश्चन को घुमा के देगा, प्रोटीएज डाल दे और डीएनए डाल दे तब क्या होगा? अगर तुमने आर स्ट्रेन लिया, उसमें प्रोटीएज डाल दिया, फिर डीएनए डाला, बोले सर आसान सा है, प्रोटीएज डीएनए को थोड़ी तोड़ेगा, तो डीएनए इंटैक्ट रहेगा, वो अंदर जाएगा ट्रांसफॉर्म कर देगा। ठीक है, तो मेरे में से सभी बच्चों को बहुत ही ध्यान से ये चीज समझ में आना चाहिए और ऐसा ही आपको एग्जाम में लिख करके आना है। ठीक है, बोलो, पूछ लो। हर्ष ने पूछा, लिखिका ने पूछा, बाकी लोग पूछते ही नहीं तो मैं बताऊंगा। इस 2 एक्सपेरिमेंट में जहां भी तुम्हें कंफ्यूजन लग रहा है वो पूछ लो फटाफट, क्योंकि अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट थोड़ा बड़ा है, उसमें टाइम लगेगा, तो आज हम लोग कर नहीं पाएंगे क्योंकि उसमें आधा घंटा लगेगा। चलो फटाफट बताइए। ठीक है, मेरे में से सभी को क्लियर है? एनी डाउट? अगर किसी को डाउट है पूछ लो। ठीक है, या पहले वाले में कोई डाउट है वो पूछ लो ना, क्योंकि हमारा जो अभी हर्षी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस पर डाउट उठा दिया कि ऐसे एक्सपेरिमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम है। बोले क्या प्रॉब्लम भाई? तो तुमने डीएनए प्योर फॉर्म में कैसे आइसोलेट कर लिया? हमारे पास टेक्निक तो कुछ है ही नहीं कि प्योर फॉर्म में डीएनए निकाल लिया। तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन जानते हो क्यों हुआ है? प्रोटीन से हुआ है। क्यों? कि जब तुमने लाइव आरएनए रखा और जब तुम जो डीएनए बोल रहे हो ना कि प्योर फॉर्म में डीएनए डाला तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ऐसा नहीं हुआ है। तुम प्योर फॉर्म में डीएनए निकाल ही नहीं सकते, उसमें बेटा इंप्यूरिटीज प्रोटीन के फॉर्म में होगा और प्रोटीन ही इंटर किया है। तो कुछ लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट पे डाउट उठाया, इसलिए नीट 2000 मेरे से 17 में एक क्वेश्चन बना था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, ये किसने प्रूफ किया? तो उसका बड़ा खतरनाक आंसर था। उसका आंसर बेटा दोनों ऑप्शन थे, एवरी, मैक्लोइड एंड मैकार्टी। लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट पे कुछ डाउट उठाए गए, लोगों ने डाउट उठा दिए, नहीं नहीं आपके एक्सपेरिमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, डीएनए कैसे आपने आइसोलेट कर लिया, वो प्रोटीन था, प्रोटीन इंटर किया था। इसलिए माना जाता है कि इनके एक्सपेरिमेंट पे कुछ लोगों ने डाउट उठाया, ये इनिशियल प्रूफ तो दे दिया, लेकिन बेटा पूरी तरह से 100% ठप्पा वाला कि 100% प्रूफ जो दिया था वो हर्सी एंड चेज नाम के 2 साइंटिस्ट ने दिया। उन्होंने बोला है देखो मैं 100% क्लियर बताता हूं कि बेटा प्रोटीन है ही नहीं, प्रोटीन बेटा
है ही नहीं मार्केट में, वो है ही नहीं जेनेटिक मटेरियल के कैटेगरी में। मैं 100% प्रूफ करूंगा एक्सपेरिमेंट में कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो फाइनल प्रूफ अगर क्वेश्चन में आया तो हर्सी एंड चेस कीजिएगा, जो एक्सपेरिमेंट हम लोग कल पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो हम लोग हर्सी एंड चेस के एक्सपेरिमेंट से ये ठप्पा लगा देंगे कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो बेटा डीएनए। ये वाले में थोड़े से लोगों को डाउट रह गया, तो आप कह सकते हो इन्होंने बोला तो सही है लेकिन बेटा सभी ने एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने पढ़ाया लेकिन सभी को समझ में नहीं आया, एक्सेप्ट नहीं किया तुम लोग, नहीं सर ऐसे। इसलिए एनसीईआरटी का वर्ड अनइक्विवोकल प्रूफ, अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए जेनेटिक मटेरियल, उसका आंसर है हर्सी एंड चेस। चलो ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में